वचन की बेड़ियां भाग चार। इतना कुछ सुनने के बाद भी रिया बिना कुछ बोले आयुष के बेड को थोड़ा ऊपर करती है और दवा निकालकर उसे खाने को देती है। पर आयुष नफरत भरी निगाहों से रिया के विपरीत दिशा में सिर फेर कर उसे बार बार भला बुरा सुना रहा था और रिया उस कटाक्ष उस ताने को अपने सिर माथे लगाकर आयुष को जबरदस्ती दवा देती है और आयुष के ना चाहते हुए भी उसके हाथों का एक्सरसाइज कराती है। अब तो हर दिन यही सिलसिला चल रहा था। आयुष रिया को खरी खोटी सुनाता और रिया उसे सर माथे लगाकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करती। उधर उमा जी इस उम्मीद से आंखें टिकाए बैठी थी कि आज नहीं तो कल आयुष और रिया के बीच की दूरियां नज़दीकियों में बदल जाएगी और शायद इसीलिए जानबूझकर रिया को आयुष के कमरे में भेज दी थी ताकि बंद कमरे में दोनों के गिले शिकवे दूर हो जाए। शायद एक माँ के नाते उनका सोच भी जायज़ था। हर माँ चाहती है कि उनके बेटे के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, पर ऐसा अब तक कुछ नहीं हो रहा था रिया और आयुष की ज़िंदगी में। उल्टा एक दिन तो आयुष इस कदर रिया पर चिल्लाया कि रिया अंदर से बिल्कुल टूट गई। वो अब तक एक भरोसे पर ही जी रही थी कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, पर उसका ये सोचना गलत साबित हुआ जब सूप पिलाते वक्त गलती से रिया के हाथ से सूप की कटोरी आयुष के ऊपर गिर जाती है और आयुष उसे अपने एक हाथ से धक्के मारकर गिरा देता है और बहुत बेइज्जत करता है। किस मिट्टी की बनी हो तुम जो किसी की नफरत समझ नहीं आती? तुम्हारे बदले कोई और लड़की रहती तो अब तक इस घर को छोड़कर जा चुकी होती, पर तुम्हारे जैसी बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखा जिसे अपमानित होने में भी मजा आता है। अनपढ़ गंवार औरत। आयुष की हृदय भेदी शब्द सुनकर रिया चीख चीख कर रोना चाहती थी पर रो ना पाई। शायद वो अब तक काठ की गुड़िया बन चुकी थी जिसे कुछ नहीं दिखता सिवाय उसके कर्तव्य और अपने सास ससुर के एहसानों के अलावा। वो 6 महीने में इतना तो जान गई थी कि वो इस घर में अब तक टिकी है क्योंकि उसके सास ससुर उन्हें सर आंखों पर रखा है। इसलिए अक्सर अंदर ही अंदर घुटती रहती, रात के अंधियारों में अपनी तन्हाइयों में अपने अकेलेपन में जी भर रोती और मन ही मन कहती एक बार आयुष की तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए इस वचन की बेड़ियों को तोड़कर इस घर से और आयुष की ज़िंदगी से दूर हो जाऊंगी। बस फर्ज ने उसके पैर जकड़े हुए हैं। पति की करवाहट से रिया को इस कदर तोड़ दिया था कि वो अक्सर उदास रहने लगी थी। इधर उसके चेहरे की उदासी बढ़ती गई और उधर आयुष ठीक होने लगा। वो अब उठकर बैठने लगा। रिया का निस्वार्थ सेवा भाव उसके तकलीफों को कम करने लगी। वक्त गुजरता गया और करवाहटें कम होती गई। अब आयुष रिया की तरफ देखने लगा था। हाँ, किसी किसी कारणवश उस पर चिल्लाता था, पर रिया के मुंह से आज तक एक शब्द नहीं निकला। देखते देखते कब 2 महीने निकल गए पता ही नहीं चला। अब तक आयुष के काफ़ी जख्म भर चुके थे, पर रिया के जख्म अभी भी हरे थे जिस पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं था। हाँ, उमा जी थी उसके साथ, पर वो एक सास के साथ साथ एक माँ भी थी जिसे अपने बेटे से ज़्यादा हमदर्दी थी। और जब से आयुष का एक्सीडेंट हुआ था तब से वो अपने बेटे को लेकर चिंतित रहती थी। वो अपने बेटे को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी और इस कमी को रिया ने उमा जी की आंखों में पढ़ लिया था। इसलिए वो एक दिन सुबह सुबह सबके उठने से पहले घर छोड़कर निकल जाती है, एक ऐसे सफ़र पर जहां उसके साथ उसकी परछाई के अलावा कोई और नहीं था। रिया के भजन के साथ उस घर के लोगों की नींद खुलती थी, पर आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए चिंतित होकर उमा जी रिया को देखने उसके कमरे में जाती हैं। जहां रिया नहीं दिखती वो भागकर आयुष के कमरे में जाती हैं। वहाँ भी रिया नहीं थी, रसोई में भी नहीं थी। पूरे घर में ढूंढने के बाद परेशान होकर उमा जी सुरेंद्र जी के पास आती हैं। उन्हें कहती हैं कि रिया कहीं नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ बताकर भी नहीं गई। ऐसे तो वो कहीं जाती नहीं, फिर आज कहाँ चली गई? कहते कहते उमा जी रोने लगती हैं। वहीं कमरे में या बाथरूम में होगी उमा, तुमने ठीक से देखा नहीं होगा। अच्छा रुको, मैं ही देख कर आता हूँ। ऐसे भी इस अनजान दिल्ली शहर में कहाँ जाएगी? ऐसा कहते हुए सुरेंद्र जी रिया बेटा कहते हुए उसके कमरे में जाते हैं। तभी उनकी नज़र टेबल पर पड़े पेपर पर पड़ती है जिसमें लिखा था, पापा जी और माँ प्रणाम। माँ, मैंने अपना फर्ज अच्छे से निभाया और अपने दायित्व को पूरा किया। अब मैं थक गई हूँ इस बेमतलब के रिश्ते के बोझ से, इसलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। आप लोगों
ने जो रिश्ते बांधे थे वो भी कभी मेरे थे ही नहीं, इसलिए इस वचन की बेड़ियां को तोड़ देना चाहिए। अच्छा है, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा जी। माँ, इसके बाद लिखा था, मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, आपकी रिया। सुरेंद्र जी खत पढ़ते ही उमा जी की तरफ भागते हैं और उमा जी को खत देते हुए कहते हैं, उमा, रिया हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर इस रिश्ते को तोड़कर जा चुकी है। हमने अपनी बेटी खो दी उमा। ऐसा कहकर सुरेंद्र जी अपने किए को कोसने लगते हैं। क्या से क्या हो गया इन 6 महीनों में? उमा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब कहाँ ढूंढे उसे? चिंतित होकर माथे पर हाथ रखकर सुरेंद्र जी बैठ जाते हैं। आयुष के पापा, चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। मेरा दिल कहता है रिया जहाँ होगी ठीक होगी और एक दिन ज़रूर वापस आएगी। हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ बनकर देख लीजिएगा जब तक आप पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखा आए। ठीक है कहकर सुरेंद्र जी पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और उमा जी आयुष का सुबह का नाश्ता और दवा लेकर जाती हैं। फिर खिड़की का पर्दा हटाते हुए कहती हैं, बेटा आयुष चल जल्दी से ब्रश कर ले और नाश्ता कर ले। जी माँ कहकर आयुष आहिस्ते से उठकर बैठता है और उमा जी के सहारे बेड से उठकर बाथरूम की तरफ जाते हुए कहता है, माँ आज सुबह सुबह आपकी कहते हुए शांत हो जाता है। पर उमा जी समझ जाती हैं कि आयुष रिया की बात कर रहा है, इसलिए उसे कुर्सी पर बैठाते हुए कहती हैं, वो अब कभी नहीं आएगी तेरे कमरे से में बेटा, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जा चुकी है और रुकती भी किसके लिए। ऐसा कहकर अपने होठों पर चुप्पी साध लेती हैं। उमा जी की बातों से खुश होना चाह रहा था आयुष, पर वो खुश नहीं हो पा रहा था। शायद एक कमी सी खली थी। आज पहली बार उसे रिया के लिए अपने दिल की ना सुनकर वो उमा जी को कहता है, अच्छा हुआ चली गई, आखिरकार उससे आप सभी को छुटकारा मिल गया। खैर छोड़िए माँ, जल्दी से मुझे नाश्ता दीजिए और दवा। ठीक है कहकर उमा जी आयुष को नाश्ता और दवा देकर चली जाती हैं। पर आयुष कहीं ना कहीं बेचैन था। उसे इंतजार था रिया के एक झलक का। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि रिया उसे छोड़कर जा चुकी है। उसे हर वक्त बस रिया के होने का एहसास हो रहा था। उसकी खुशबू उसकी सांसों में बस चुकी थी और शायद रिया उसकी कमजोरी बन चुकी थी। ऐसा नहीं था कि इन 2-3 महीनों में आयुष का दिल रिया के प्रति नहीं पिघला था। जब वो नींद में सोई रहती थी उसे घंटों निहारता, उसकी उदासी को भी भाप लेता, पर कभी जता नहीं पाया। शायद उसका पुरुष तत्व अहंकार उसे उसके सामने झुकने ना दिया। वो जितनी नफरत करता था उससे ज़्यादा मोहब्बत करने लगा था। उसके समर्पण, उसके त्याग को देखकर आयुष कई बार उसके सामने दिल हार जाता, पर आदत से मजबूर कड़वे शब्द परोस देता रिया की थाली में। खैर अब तो बहुत देर हो चुकी थी। काश वक्त रहते उसे रिया के होने का एहसास हो जाता। काश वो उसके बलिदान के लिए 2 मीठे बोल बोल पाता तो रिया उसके पास होती। उधर सुरेंद्र जी पुलिस स्टेशन ना जाके अमन के घर पर जाते हैं जहाँ रिया भी थी, और ये बात सिर्फ सुरेंद्र जी और अमन को पता था। दरअसल जब रिया घर छोड़कर जा रही थी तब सुरेंद्र जी पानी पीने के लिए उठे थे। वो चाहते तो रिया को रोक सकते थे, पर वो ऐसा नहीं किए क्योंकि वो चाहते थे कि रिया को वो सम्मान और अधिकार मिले जिसकी वो हकदार थी। इस कारण उन्होंने अमन को फ़ोन करके रिया के जाने की खबर दे दी ताकि रिया उसके साथ कुछ दिन के लिए रह सके और वो तब तक रिया के लिए कुछ बेहतर व्यवस्था कर ले। वो नहीं चाहते थे कि रिया और अपमानित हो और घुट घुट कर अपनी ज़िंदगी जिए, क्योंकि कई बार आते जाते आयुष के कमरे से आयुष के हृदय भेदी शब्द रिया के लिए सुन चुके थे जो उन्हें अंदर से झकझोर देता था। वो कितनी ही बार रो देते थे उस बच्ची के लिए जो उनके दोस्त के वादे की बलि चढ़ गई। गलती तो उनकी भी नहीं थी, उन्होंने तो बस अपने मरते दोस्त को इस बात की तसल्ली देना चाहते थे कि रिया अकेली नहीं है, नजरों में गिर चुके थे, इसलिए उसके रक्षक अंदर। पर वो आज गलत साबित हो गए। ना हालात जिंदगियों को वो आयुष को कुछ कह सके। वो बेटे के साथ भी अन्याय कर चुके थे, इसलिए कुछ भी बोलने का हक खो चुके थे। पर जो गलती आज तक हो चुकी थी उसे सुधारने का एक सही यही मौका दिखा उन्हें, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं न कहीं आयुष इस वचन की बेड़ियों से बंध चुका था, तभी तो रीना से दूरियां बनाने में कामयाब रहा। ये सब सोचते सोचते सुरेंद्र जी अमन के घर पहुंच जाते हैं और रिया से मिलकर कहते हैं, रिया बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं हार गया, तुम्हें तुम्हारे हक
को दिलाने में मैं कुछ भी नहीं कर पाया तुम्हारे लिए बेटा। ऐसा मत कहिए पापा जी, प्लीज़ मुझे आज़ाद कर दीजिए इन बेड़ियों से। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। क्यों? अमन जी को कहकर रोक लिया मुझे यहाँ। प्लीज़ पापा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मैं नहीं आना चाहती आप सभी के बीच। कहते कहते बिलख पड़ती है रिया। कैसे कह दूँ आज़ाद बेटा तुम्हें? क्या मुंह दिखाऊंगा ऊपर जाके तुम्हारे पापा को? तुम मेरी जिम्मेदारी हो और जब तक तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ना सोच लूँ तुम यहीं रहोगी अमन के पास। मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा और अपने पैरों पर खड़ा करूंगा, इसलिए इस पिता पर भरोसा रखो। ऐसा कहकर सुरेंद्र जी रिया के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते हैं। उधर सुरेंद्र जी रिया के लिए कुछ अच्छे कॉलेज का पता करते हैं और उधर आयुष की ज़िंदगी जैसे थम सी गई। उसके लिए समय काटना कठिन सा होने लगा। वो आए दिन किसी न किसी रूप में रिया को याद कर ही लेता। रिया की कमी आयुष को ही नहीं बल्कि उठते जागते उमा जी को भी हो रही थी। कई बार उनकी आंखों से रिया के नाम के आंसू भी छलक उठते थे, पर आस की किरण बुझ चुकी थी। कई दिन हो गए थे रिया को गए, उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। उधर आयुष भी रिया की कमी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और इसलिए एक दिन अपनी माँ से कहता है, माँ प्लीज़ रिया को वापस ले आओ, मैं नहीं रह पाऊँगा उसके बिना। मेरी आदत हो गई थी, मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। माँ प्लीज़ उसे कहीं से ढूंढ कर ले आओ माँ, मैं वादा करता हूँ अब कभी उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी नहीं आने दूंगा। मैं उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। मैं उसके वचन की बेड़ियों में बनना चाहता हूँ। बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगा था आयुष, जिसे देखकर उमा जी को आश्चर्य होता है। वो पल भर के लिए सोचने लगती हैं, जिससे कभी नफरत करता था आज उसी के लिए इतनी बेचैनी। ये उसका प्यार ही था जो नफरत की सख्त बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, पर आज ये बेड़ियां टूट चुकी थीं, जिसे देखकर वो मन ही मन खुश होती हैं और रिया को लौट आने की उम्मीद फिर से सांसें लेने लगती हैं। क्या मान जाएगी रिया आयुष को की ज़िंदगी में लौट आने के लिए? कहानी का नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें। धन्यवाद।